हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब के शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम डास ग्रेड 2 के बारे में जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। इसके अलावा जो भी हमारे पास बचा हुआ टाइम है उसमें किस तरीके से इसकी तैयारी करें जिससे हम इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और कितना स्कोर करना सेफ़ रहेगा, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से मॉक देने हैं, क्या बिगिनर इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है या जो वर्किंग है उनको किस तरीके से रूटीन फॉलो करना है। जितने भी डाउट हैं आपके सभी डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। बाकी मैं फुल एनालिसिस के साथ आपको बताऊँगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना भी चुका। मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, सिर्फ एक वीडियो में हर एक चीज़ कवर करने की सोचता हूँ। लेकिन इस बार मैं आपको काफ़ी चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। देखो, डास ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है और कंपटीशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कॉम्पिटिटर है आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम कब हुआ था, क्या कट ऑफ रहती है और क्या इसका महत्व है। ठीक है, जैसे कि आप कॉम्पिटिटर की बात करें तो काफ़ी ऑलरेडी वर्किंग यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब में है वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है, इसके अलावा एसएससी के जो स्टूडेंट हैं जैसे कि जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि यार ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम एएसओ दिल्ली में पोस्टिंग ले सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी इस तरीके की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि अगर मैं इस एग्ज़ाम में दूँ, मतलब इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ तो ये भी बेस्ट पोस्ट है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी कहीं भी जॉब नहीं लगी, वो फुल तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। अब कोई ये ना सोचे कि कोई ऑलरेडी वर्किंग है यानी पहले से जॉब में है तो यार उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, या जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो, सिलेक्शन के चांसेस किसके ज़्यादा हैं वो मैं बताता हूँ। ये जो एग्ज़ाम है डी ट्रिपल एस बी का, आप जब देखेंगे इसका एनालिसिस करेंगे, मैंने तो बहुत डीप एनालिसिस कर चुका हूँ, आपको मैंने यहाँ पीडीएफ भी दिखाई है। अभी मैं बताऊँगा आपको हर एक चीज़। देखो, एग्ज़ाम निकालना ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आता है तब एग्ज़ाम निकलेगा। यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो समझना है। इसमें एक तो सेक्शनल सबमिट करना होता है, ऐसे नहीं कि सीजीएल की तरह या सीपीओ की तरह कि एक बार क्वेश्चन कर लिए 20 या जो बचे हुए क्वेश्चन है मैथ के उनको बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो टाइम बाउंडेशन है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो जीके का पैटर्न है वो भी अलग है। आपने देखे होंगे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्राइब से पूछे जाते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, तो एसएससी वाला वो चीज़ नहीं पढ़ता। लेकिन उसको अगर इसमें अच्छा स्कोर करना है तो इस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। जब कोई भी स्टूडेंट है सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो वो जब 2 एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना तो उसका एफर्ट्स कम हो जाता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा, लेकिन मेहनती होगा तो डेफ़िनेटली करेगा। अगर वो एसएससी सीजीएल में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा है तो यहाँ भी बहुत अच्छे से कर पाएगा। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि भाई मैं, मतलब इनसे कम्पीट नहीं कर पाऊँगा, तो ये चीज़ नहीं सोचनी, क्योंकि आपके पास पूरा-पूरा टाइम है। अब जो वर्किंग है उनके पास दिक्कत ये है कि उनको आता सब कुछ है पर उनके पास टाइम नहीं है। आज पढ़ेंगे कल कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, कई बार ऐसा भी होगा। तो कुल मिला के बात ये है, सभी का कॉम्पिटिशन बराबर रहेगा, बस मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट जो है वो अभी हमें लग रहा था कि भई जो कैलेंडर आउट होगा, ठीक है? जैसे कि एएस का एग्ज़ाम तो हो चुका है, तो हमें लग रहा था कि सितंबर तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, लेकिन सितंबर तक कैलेंडर आउट हो चुका है, कोई एग्ज़ाम नहीं है डास ग्रेड 2 का। इसके बाद अब अक्टूबर की डेट आएगी, अगर अक्टूबर में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम फिर फ़ेब में जाएगा, ठीक है? यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अगर अभी की बात करें तो लगभग आपके पास 100 दिन है। तो आज की इस वीडियो में आपको 100 दिन का स्टडी प्लान बताऊँगा। अभी हम 120 डेज़ की टारगेट सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी हमारी टारगेट सीरीज़ में एनरोल किया है, वो एक बार पढ़ चुके हैं, उनका ये दूसरा रिवीजन होगा। अगर इसके बाद एग्ज़ाम फ़ेब में होता है तो फिर उनका तीसरा रिवीजन होगा, ठीक है? तो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और उतनी ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। पहले हमने एएस पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि एएस का एग्ज़ाम बहुत पास था, लेकिन अब हम पूरे तरीके से फ्री हैं कि भाई अब हमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करना है, वो है डास ग्रेड 2। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो भी स्टूडेंट है इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, सीरियस हो जाना, बिना सीरियस के आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी जॉब है। सब ने बस यही देख के फॉर्म फिल किया है कि यार बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन सिलेक्शन तो उसी को होगा जो मेहनत करके पढ़ेगा। बॉर्डर पे रह जाना, या मान के चलो आपका स्कोर अभी 160 आ रहा है, आपको पता है 165 पे कट ऑफ जाएगी, अगर आप उसके लिए 5 नंबर के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे या आप सिर्फ बॉर्डर पे रह जा रहे हो तो बहुत दुःख की बात है कि आप वहाँ तक पहुँच गए लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है? अब काफ़ी स्टूडेंट है, अपना चेक कर लेना आज करंट स्टेट, अगर आज से तैयारी करना चाहते हो, एक मॉक देना। 2025 में एएसओ का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 9 शिफ्ट थी। टेक्स्ट बुक पे जाके मॉक देना, अपना स्कोर चेक करना और रैंक चेक करना कि भाई मेरा अभी लेवल क्या है। आप चेक करोगे, मान के चलो आपका 120 स्कोर आ रहा है, आपको पता है भाई इसमें लगभग 160-65 नंबर लाने पड़ेंगे, तो लगभग 45 का गैप है।
आपको फिर एक्शन प्लान करना है, यानी कि स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, भाई 100 दिन तक अब मुझे पढ़ाई करनी है इस तरीके से, जिससे मैं ये जो गैप आ रहा है ना बीच का, वो फिल कर पाऊँ। अब गैप कैसे फिल होगा, आपको देखना है कि रीजनिंग में नंबर कट रहे हैं, मैथ में कट रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वैसे मैं वीडियो में बता चुका। देखो इसमें टियर 1 होगा, वो क्वालिफाइंग होगा, 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, तो 40 क्वेश्चन दो पार्ट में आएंगे, 20 क्वेश्चन सेक्शन 1 में, 20 क्वेश्चन सेक्शन 2 में। और सेक्शन 1 के जो 20 क्वेश्चन है, वो आप 15 मिनट में कर लो, चाहे 20 मिनट में, चाहे 10 मिनट में, आपका टाइम है। लेकिन वो जब 20 क्वेश्चन आप करके सबमिट करोगे ना सेक्शन, फिर दोबारा उस सेक्शन पे नहीं जा सकते। जैसे कि मान लो 20 में से आपको लगा कि यार मुझे 18 क्वेश्चन आते हैं, वन गो में मैंने 18 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन डाउट है, मैं उनको बाद में कर लूँगा जब मैं बाकी के सेक्शन कंप्लीट कर लूँगा। तो बाकी के सेक्शंस कंप्लीट करने के बाद उस दोबारा सेक्शन पे नहीं आ सकते। क्लियर? इसी तरीके से सारे सेक्शन होंगे, यानी कि 10 सेक्शन होंगे टोटल, 5 सब्जेक्ट हैं, सभी के 2-2 सेक्शन होंगे, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, और बाइलिंगुअल एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका टियर 2 होगा। टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग भी ऐसा नहीं कि 150 पे क्वालिफाई कर लोगे आप, ठीक है, कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, कॉम्पिटिशन भी काफ़ी है। टियर 2 से आपका सिलेक्शन होगा। टियर 2 में आपका यहाँ पे सेम इसी तरीके से एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है। टियर 2 में हिंदी हट जाएगा, और हिंदी की जगह क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सीजीएल वालों के लिए कितना बेनिफिशियल है कि भाई वो टियर 2 के लिए यहाँ पे कंप्यूटर सीजीएल में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो इस वजह से थोड़ा कंपटीशन लगेगा। बाकी काफ़ी लोगों को लग रहा है यार मुझे हिंदी नहीं आती, हिंदी बहुत ज़्यादा ईजी है। हिंदी में आपको दिक्कत आएगी वो क्या में, अभी मैं समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक सेकंड, यहाँ पे हर एक टॉपिक मैंने लिखे हैं कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आएगी। एक सेकंड रुक जाओ बस। ये हो गया टियर 2 का। ठीक है, टियर 2 के बाद इसमें एक चीज़ और होगी पार्ट 2 में, डिस्क्रिप्टिव पेपर। काफ़ी लोगों को लग रहा है पता नहीं डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से होगा, कहीं यूपीएससी लेवल का तो नहीं है, बहुत ईजी होगा। ठीक है, इसमें आपकी हैंड राइटिंग और किस तरीके से आप लिख रहे हो, किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो चीज़ों को, वो हर चीज़ मैटर करती है, और सब चीज़ आप सीख जाओगे। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये बाद का काम है। और ये 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें ऐसे वगैरह 50 नंबर का, लेटर 25 नंबर का, और प्रिसाइज राइटिंग जैसे कि यूपीएससी सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट और आईबी वगैरह में भी आती है, तो उस तरीके से होगी। तो ये सब कुछ मैं बता दूंगा बाद में, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो टियर 1 की बात करते हैं अब हम। देखो 100 डेज़ है हमारे पास, तो उस हिसाब से हम स्टडी प्लान बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से आपको मतलब ये सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए ना, तो ये एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, बहुत एक्सप्लेन करके। यहाँ पे बस मैं ये बताऊंगा कि कब तक क्या क्या आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, देखो अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ग्रामर 45 से 60 दिन में प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर लो। ऐसे नहीं कि 120 दिन या 4-4 महीने पर सिर्फ ग्रामर ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो 45 से 60 दिन में आपको क्या करना है, ग्रामर कंप्लीट करनी है। लिमिटेड टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं। फिर इसके बाद शुरू से ही, जब से स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, शुरू में क्या पता आप 50-50 वोकैब याद कर पाओ या 60-60 याद कर पाओ, लेकिन डेली इतना हो कि डेली 100 कम से कम वोकैब याद आपको करनी है, जिसमें कि आप 50 साइनों याद कर सकते हो, 50 ईडियम्स याद कर सकते हो। ठीक है, दो का कॉम्बिनेशन लेके चलना है, ऐसा नहीं कि 25-25 सब चारों याद करो, जैसे कि ईडियम फ्रेज हो गया इस तरीके से। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा अपनी टारगेट सीरीज़ में। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे जो प्रोवर्ब्स आती हैं वो बाकी जैसे ब्लैक बुक है उसमें तो नहीं है, पर यहाँ पे पता नहीं किस तरीके से आती हैं। तो ये कंटेंट कहाँ मिलेगा, कहाँ मॉक देने, अभी मैं बताऊँगा। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना, चाहे 2x पे देखो, बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, डेली आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग क्यों करनी है, अगर कंपैरिजन करें, जैसे एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, डी ट्रिपल एस बी का, एएस का भी चलो ठीक ठाक होता है, बाकी और भी जेल वार्डर या जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनके कंपैरिजन में इंग्लिश का लेवल यहाँ पे थोड़ा अच्छा है। ठीक है, यानी फिलअप में भी जो वोकैब पूछी जाती है वो अच्छी पूछी जाती है, पी क्यू आर एस जो होते हैं वो भी अच्छे रहते हैं, और साथ में पैसेज भी अच्छा होता है, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, और इन्हीं में नंबर कटते हैं, सबके पी क्यू आर एस और पैसेज में ही नंबर कटते हैं। तो आपको इसके लिए रीडिंग डेली करनी है शुरू से ही, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। रीडिंग एक दिन, 10 दिन, 15 दिन में नहीं सुधरती, इनमें महीने लगते हैं, और महीने आप कंसिस्टेंसी से ही बना सकते हैं। ठीक है, मैथ में क्या करना है, मैथ में देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक टॉपर्स चॉइस पब्लिकेशन है, ये जो मैं बुक आपको ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, और इनसे मेरी बात भी हुई है कि मैथ की भी इस तरीके से मतलब बुकलेट तैयार करके मुझे मतलब दे, जिससे मैं आप सबको दे पाऊँ। और हो सके तो मैं यूट्यूब पे मैथ की प्रैक्टिस सेट या मैथ के टॉपिक वाइज खुद से भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर मतलब टाइम से मिल जाती है तो। बाकी पीडीएफ वगैरह मैं सब शेयर करूँगा। देखो इन्होंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है कि एक सेकेंड, जीके का पूरा एनालिसिस है। टोटल एग्ज़ाम जो हैं 2 to 5 हैं,
इतने क्वेश्चन हैं, इतने टॉपिक कवर्ड हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड, स्टैटिक जीके का पोर्शन जो आता है जीके में 20%, करंट अफेयर का लगभग 20%, यानी कि 40% सिर्फ ये दो कवर कर रहे हैं 100 में से। बाकी फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इस तरीके से है। फिर आगे आप टॉपिक देख सकते हैं, मोन्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर, यानी जीके में ये भी बताया हुआ है कि स्टैटिक जीके में सबसे पहले टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको ये पढ़ना है, फिर लैंग्वेज वाला पढ़ना है, फिर फेस्टिवल, सेंसस, इस तरीके से आगे आगे पढ़ने हैं, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी टॉपिक्स हैं, उनकी अलग पीडीएफ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट कर रखे हैं वो टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव है वो यहाँ पे लिखे हैं। 90% डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी आते हैं स्टैटिक टाइप, जैसे आपने देखी होंगी करंट अफेयर अभी 2026 में जो एग्ज़ाम हुए एएस के, उनमें जो करंट अफेयर वो स्टैटिक टाइप है, यानी 2025 की भी पूछी जा रही है, उससे पहले की भी पूछी जा रही है। तो काफ़ी लोगों को लगता है पता नहीं क्या पूछ रहा है, लेकिन वो स्टैटिक में आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये करंट अफेयर है, इस तरीके से है। सभी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं कि कौन, मतलब कि हिस्ट्री में अगर पढ़ना है पहले तो कौन सा पढ़ना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि भाई वर्किंग एस्पिरेंट है, उन्हें लग रहा है कि ये बस मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मिल जाए, पहले वही चीज़ कवर करूँ जो एग्जाम में पूछी जानी है, तो हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे जीके के इस तरीके से मैंने अभी बात की है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप मैसेज पढ़ सकते हैं, टॉपर्स चॉइस पब्लिकेशन व्हाट्सअप। ठीक है, मैंने बात की है, उन्होंने बोला है कि बस 2 बुक और हैं, वीकेंड तक फिनिश हो जाएगी, फिर मैथ में लगेंगे, और मैथ की डिमांड काफ़ी है, तो मैंने मैसेज का रिप्लाई भी किया है। तो ये जैसे ही देंगे, यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है, हम डास ग्रेड 2 का ही करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे ही आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा हाँ, तो मैथ का टारगेट क्या रखना है। मैथ देखो, एडवांस मैथ तो आती नहीं है, एडवांस मैथ में के नाम पे सिर्फ यहाँ पे मेंसुरेशन आती है, और बहुत ही अच्छे लेवल की आती है। बहुत अच्छे का मतलब सीजीएल से तो कम ही है, लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि यूज़ करना है आपको 3, यानी कि पाई की वैल्यू होती है ना 3.14। ठीक है, 22/7 ना करके 3.14। कई बार क्या करते हैं हम, जो भी अल्ट्रा कैलकुलेशन का यूज़ करता है, एडवांस कैलकुलेशन का, वो 11 का मल्टीपल देख के ऑप्शन टिक कर देता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अप्रोक्स में या नियर बाय आंसर आता है। इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेटिव बना देते हैं, और इस तरीके से एएस में भी आए हैं इस बार क्वेश्चन, और एमटीएस में भी काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, तो 90 दिन में सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मॉक देने दवा के सेक्शनल प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। जीके के सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, अभी मैंने पीडीएफ दिखाई थी। बस लिमिटेड टॉपिक्स और मल्टीपल रिवीजन, बस इतना करना है, आराम से 25+ स्कोर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, बाकी ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी कोर्स करने हैं। ठीक है, पूरी हिस्ट्री में पीएचडी करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सेक्शनल मॉक से ही आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले आप इस स्लाइड को देखो, ये मैंने एनालिसिस किया है। एनालिसिस करके मान लो काफ़ी लोग तो बिगनर होंगे। ठीक है, जो बिगनर है उनको तो देखो मेहनत करनी है, टाइम टेबल आपको कोई फिक्स नहीं है, दवा के शुरू से लेके एंड तक, यानी कि सुबह से लेके रात तक जितना हो सकता है उतना पढ़ना है। बस अपना टाइम बचा के नहाना धोना खाना पीना, और जब पढ़ाई से थोड़ा उब जाओ तो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। इस तरीके से आपको करना है। कोई ये सोचता हो मैं बिगनर हूँ और मैं इस टारगेट सीरीज़ में एनरोल करूँ या ना करूँ, तो ये चीज़ आप खुद सोचना। अगर पढ़ने के लिए रेडी हो, एक बच्चा है जिसका स्कोर 80 आ रहा है, और एक ऐसा है जिसका स्कोर 120 आ रहा है, ये 8 घंटे पढ़ेगा, ये 6 घंटे पढ़ेगा, तो क्या ये भी 8-6 घंटे पढ़ के इसको कम्पीट कर देगा? नहीं कर पाएगा। अगर दिमाग तेज़ होगा या कैचिंग पावर तेज़ होगी तभी कर पाएगा, नहीं अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको जल्दी पहुंचना है कहीं भी, तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, स्टडी सिटिंग बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ अपने हिसाब से सोचना है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैथ में देखो, ये वो टॉपिक्स लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट बनते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक कहीं से भी पढ़ लो, जैसे एवरेज के क्वेश्चन हो गए, नॉर्मल कहीं से भी पढ़ लो, किसी टीचर से आप क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन क्यूब स्क्वायर आपको अच्छे से आने चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे 4 9 6 4 अंडर रूट ऐसे, यहाँ पे 6 लिखा रहेगा, फिर प्लस 3 3 9 3 8 6 9, इस तरीके से मतलब रखे लिखे रहेंगे, और ये आपको सोल्व करने कुछ नहीं है, बस क्यूब निकाल के ऐड करना है, लेकिन इसी को आप ऐड नहीं कर पाओगे, इसी में टाइम लग जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये तो सभी को फॉर्मूला पता है, n+1 मतलब n+1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इस तरीके से इसके फॉर्मूले अलग होते हैं, 2n² - 1 ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं अलग अलग, तो आपको अलग से फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। तो वो फिक्स फॉर्मूले, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पे फोकस करते हैं।
और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हो गए, SICI के क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, इनसे ही बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। बाकी थोड़े कैलकुलेटिव मेंसुरेशन से बनते हैं। ये मैंने लिखे हुए हैं वही टॉपिक जहाँ से दिक्कत आ सकती है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में लूप होल आपका नंबर क्लस्टर, पजल वाले यानी कि जो फ्लोर बेस्ड होते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो नॉलेज बेस्ड जैसे जीके से रिलेटेड होते हैं, करेंसी से रिलेटेड होते हैं, या किसी की वॉइस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। स्लोगिज्म के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के, ब्लड रिलेशन के भी अच्छे आ जाते हैं कई बार, या एनालॉजी के क्वेश्चन। यहीं से आप गलती करते हो। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं ना वोवेल्स वाले कि चेंज करना है, एक लेटर वन ऐड करना है, वो बहुत ईजी है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे आसानी से हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक और लिखे हैं, इनसे क्वेश्चन DSSS में पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं इनको भी कराने की सोच रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता एकदम से चेंज हो जाए। ठीक है। तो ज़्यादा मतलब ये टॉपिक में तो एक ही फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला पढ़ना है। बाकी अगर इसकी जैसे आपने देखा होगा ये 11/2 शायद m है। ठीक है, ये फॉर्मूला एक एंगल निकालने का क्लॉक वाला, बस एक फॉर्मूला पढ़ना है इसमें, और इसमें बस डेट के अकॉर्डिंग डे निकालने का फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो इसको हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो करके ज़रूर जाना है। वैसे आते नहीं है, पर हम पूरी तैयारी से जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंजक्शन हो गया, एडवर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन से हो गया, आर्टिकल से जैसे एसएससी में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल से फिलअप पूछे जाते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी फिलअप के होते हैं, मतलब आर्टिकल से, और अच्छे होते हैं क्वेश्चन। कई बार आप सिली मिस्टेक कर देंगे, आपको लगेगा यहाँ पे ए ही आएगा, जब आप देखेंगे वहाँ पे तो दा है। आपको लगेगा ये स्पेसिफिक है तो यहाँ पे दा लगा देता हूँ, लेकिन फिर बाद में पता चलेगा आपको यार ये तो थोड़ा यूनिक हो गया। ठीक है, तो उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। होमोनियम्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2 कई बार। और क्लोज टेस्ट जो भी होती है वो कैप बेस्ड भी होती है, तो वो कैप पे भी बहुत अच्छे से कमांड करनी है। और टाइटल, टोन, थीम और स्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें पैसेज में, और PQRS भी अच्छे लेवल के आते हैं। ये वही टॉपिक लिखे जहाँ अच्छी चीज़ें आती हैं। ठीक है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको ग्रामर तो पूरी पढ़नी है, लेकिन क्रिया विशेषण और क्रिया, इन पे फोकस करना है। कर्ता, कारक वगैरह पे फोकस करना है। कर्ता ने करण को, करण से कर्म को, इस तरीके से जो होता है, मैं भूल रहा हूँ, है ना। एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द, ये सब कुछ आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस ऑर्डर में पढ़ने हैं। जैसे कि अनेकार्थी शब्द हैं, ये सबसे लास्ट में पढ़ने होते हैं क्योंकि याद नहीं हो पाते। ठीक है, विलोम शब्द हो गया, और तत्सम तद्भव की ट्रिक होती है, वो आसानी से याद हो जाते हैं। इनमें हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर लेते हैं। विलोम शब्द भी आपको याद हो जाएंगे, एक शब्द के लिए अनेक शब्द याद हो जाएंगे, मुहावरे भी याद हो जाएंगे। देखो, मुहावरे याद हो जाएंगे, तत्सम याद हो जाएंगे, विलोम शब्द याद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। बचेंगे आपके ये दोनों थोड़ा सिमिलर हैं, तो इसमें भी पहले पर्यायवाची करनी है, फिर ये करने हैं। तो ये लास्ट का काम है, लेकिन परेशान नहीं होना कि भाई पहले तो मैं इनको याद करूंगा, पर्यायवाची याद नहीं हो रहे तो कुछ नहीं याद होगा। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका हर एक चीज़ मैं बताऊंगा। और जैसे कि इंग्लिश में आती है ना स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, इस तरीके से यहाँ पे शुद्धि वर्तनी आती है कि यहाँ पे कौन सा शब्द गलत है, अंक की बिंदी गलत है, कौन सी मात्रा गलत है, इस तरीके से। बाकी यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, इनमें इनको मैं डिटेल में अब बात नहीं करेंगे। ये वही टॉपिक्स हैं जहाँ से मैं बहुत एनालिसिस करके लिखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ कि भाई लैंग्वेज से किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डीप भी पूछे जा रहे हैं, स्टेट वाइज भी पूछे जा रहे हैं, ट्राइब से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक सेकेंड, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ट्राइब से फेस्टिवल भी पूछा जाता है, ये किस ट्राइब का फेस्टिवल है, एक ट्राइब कौन सी लैंग्वेज बोलती है, ये ट्राइब कौन से स्टेट से, इस तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये ज्योग्राफी से रिवर पूछा जाता है, ज्योग्राफी से फॉरेस्ट पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो फुल एनालिसिस है। और किस पे क्या फोकस करना है मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। बाकी एक सेकेंड, ठीक है। बाकी अब मैं बताता हूँ आपको टारगेट स्कोर क्या करना है। ठीक है, टारगेट स्कोर क्या करना है, फिर लास्ट में बताऊंगा कि कैसे इस टारगेट सीरीज में इनरोल करना है। मॉक स्कोर की बात करें तो रीजनिंग में कम से कम 38 प्लस स्कोर आपका आना चाहिए। जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है वो पूरा लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे 36 प्लस इसलिए लिखा है, काफ़ी लोगों की मैथ वीक होती है, और अच्छी भी मैथ आती है इसमें क्योंकि कैलकुलेटिव होती है। बाकी जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है वो आराम से इसमें 40 में से 40 ले आते हैं, इतनी हार्ड नहीं रहती। ठीक है, जीके में आप 22 प्लस ला सकते हैं। इंग्लिश में भी आप 35 प्लस ला सकते हैं अगर रीडिंग स्किल पर कमांड है तो। अगर नहीं है तो यहाँ पे 30 डाउन ही रहेगा स्कोर, दिक्कत आएगी। ठीक है, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो 35 प्लस आप ला सकते हो। हिंदी में डिपेंड करेगा वोकैब सेक्शन कितना आपको आता है, कितना आपने याद किया है, लेकिन फिर भी 36 प्लस आप स्कोर ला सकते हैं। बाकी 38 भी आ जाएगा और ज़्यादा भी आ जाएगा। ठीक है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, रीजनिंग के दोनों सेक्शन को लगभग 25 से 27 मिनट देनी है। कोशिश करना है कि 25 मिनट के अंदर ही करो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम, मतलब हो जाता है माइंड
जैसे कि मान के चलो कोई सीरीज़ का क्वेश्चन आएगा, 2 हो गया, यहाँ पे 8 लिखा है, फिर यहाँ पे 13 लिखा है, आप बना नहीं पा रहे पैटर्न, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 27 मिनट तो ऐसे ही चले जाती हैं, तो 25 से 27 मिनट, जीके में 10 से 11 मिनट, मैथ में 40 से 42 मिनट, इंग्लिश में 18 से 20 मिनट, इस तरीके से हिंदी में 10 से 12 मिनट। ये मैंने टाइम डिवाइड किया है, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हो। और इसके बाद अब बात करते हैं मॉक प्लेटफॉर्म की। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि भाई हम मॉक कहाँ पे दें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं है इसकी और ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं है। तो मॉक के लिए देखो सिर्फ टेक्स्ट बुक यूज़ करना है आपको। टेक्स्ट बुक में कौन कौन से मॉक देने हैं, जेल वार्डन 2025 के देने हैं, एएस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 2026 के भी आ जाएंगे, इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी, उनको भी दे लेना। एएसओ 2025 के ऑलरेडी हैं ही, और एमटीएस 2026 के भी आपको देने हैं, ठीक है। इनकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। बाकी इसके अलावा डास ग्रेड 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके मॉक टेक्स्ट बुक पर देनी है। इसका कोई प्रीवियस ईयर मॉक की बात करें तो 2019 में शायद इसका मॉक हुआ है, तो उसका टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। बाकी 2025 में जो भी एएसओ के मॉक हुए हैं वो देने हैं, नो। और टेक्स्ट बुक पे इन्होंने खुद अपने भी मॉक बनाए हुए हैं, मॉक 1 मॉक 2 मॉक 10 तक, कुछ एडवांस मॉक में वो भी देने हैं। तो वो मैं टारगेट सीरीज में बताता रहूँगा कौन सा मॉक कब देना है, ठीक है। और इसके अलावा संडे संडे संदीप खर लाइव आता है, तो वो आपको लाइव मॉक भी देना है, लेकिन कब देना है, जब आपकी तैयारी हो जाती है। लेकिन ये तभी से देना है जब से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ये तब देना है जब आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो ये इसके पीछे अभी नहीं भागना है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक से ही काम चल जाएगा। सेक्शनल मॉक की बात करें, मान लो किसी को लग रहा है कि यार मेरी मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए मैं इन मॉक को ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, तो जेल वार्डन 2024 और 2024 एएस के भी मॉक देकर काम कर सकते हैं अपना, ठीक है। यानी कि सिर्फ मैथ मैथ का मॉक लगाओ और पूरा सबमिट कर दो, अपना स्कोर देखो, काम खत्म, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इस टारगेट सीरीज़ में क्या क्या मिलेगा, कैसे ज्वाइन करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही जेन्युइन टारगेट सीरीज़ है और काफ़ी चीज़ें मैं इस बार अपडेट करूँगा। जैसे कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि जो भी लिंक्स मिलती हैं वो एक साथ मिल जाएँ। जैसे कि किसी का नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसने पढ़ा हुआ है पहले से, मैं नंबर सिस्टम की लिंक दे दूँगा, परसेंटेज की दे दूँगा साथ में, ठीक है। तो जिसने जो चैप्टर पढ़ा है वो उसको छोड़ के अगला पढ़ सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या रहेगा, डेली टारगेट सीरीज़ आएगी। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, वो जो भी आपके डाउट हैं आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। और ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है ना वो भेजिए और उसका सॉल्यूशन भेजिए, ना कि डायरेक्ट आंसर। आंसर सभी को पता होता है, वो सॉल्यूशन के लिए भेजता है, ठीक है। इसके अलावा कब मॉक देना है, कौन सा मॉक देना है, कैसे एनालिसिस करना है, मैं हर एक चीज़ की वीडियो बीच बीच में बनाता रहूँगा, आप मुझे बताना। पहले आप बुक देख लीजिए कि बुक किस तरीके से रहेगी। देखो जैसे ये बुक है, यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे ये बुक है, इसमें देखो कंजक्शन हो गया, वर्ब हो गया, किससे फिल इन द ब्लैंक्स के कितने क्वेश्चन है, 633 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से बुकलेट रहेगी। और इससे एरर के कितने क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज ये भी रहेंगे, वो क्या वगैरह रहेगी, स्पेलिंग टेस्ट कितने हैं, इस तरीके से मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। और ये सारे एमटीएस की बुक है, तो एमटीएस के ही 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चन है इसमें, किस शिफ्ट में, ठीक है, कौन सी शिफ्ट का है, किस डेट का है, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर इसके नीचे आंसर भी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक बनाते हैं। मैं आपको हर एक चीज़, आपको पैसा अलग से खर्च करने की ज़रूरत नहीं कि भाई इसकी बुक ही लेनी है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ऑफलाइन खरीदनी, तो ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं हर एक चीज़ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराऊंगा, मैथ की प्रैक्टिस भी ऑनलाइन कराएंगे, ठीक है। अब आखिरी बात आते हैं हम, एक सेकेंड रुक जाना बस, सब कुछ शायद मैंने कंप्लीट कर ही दिया है। हम्म। देखो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ये बताया कि कैसे कैसे कवर करना है, लेकिन कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको लग रहा है कि नहीं मैं खुद से करना चाहता हूँ, मैं इस टारगेट सीरीज़ में एनरोल नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊँगा, तो ये मेरी एक वीडियो 120 दिन का स्टडी प्लान की है, बहुत पहले बनाई थी मैंने, इसको सर्च कर लेना, लिखना DSSB स्ट्रैटेजी बाय जॉब पक्की विद शुभम। इस वीडियो में पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी है, उससे आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। बाकी डेली टारगेट्स कैसे करने हैं मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो, आज मान लो आपको कोई डेली टारगेट मिला, ठीक है, डे 1 का, ठीक है, डे 1 का टारगेट मिला आज। अब आपको कल का प्लान करना डे, सबका डे अलग अलग चलेगा, कोई वर्किंग है उसका अलग चलेगा, कोई स्टूडेंट है सबका अलग चलेगा। अब आपको क्या देखना है कि भाई आज इंग्लिश में 3 टास्क मिले, एक तो रीडिंग करनी है, ठीक है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं 50, और साथ में आज पार्ट ऑफ स्पीच या नाउन पढ़ना है, ठीक है। नाउन 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो आज थोड़ा जितना भी कंप्लीट कर सकते हो आप, 1 घंटे का करना है। लिंक मैं साथ में दूंगा। फिर इसके अलावा हिंदी में आपको मैंने मान लीजिए संज्ञा दे दिया, और मैथ में कैलकुलेशन की वीडियो दी है एक, और साथ में परसेंटेज के फ्रैक्शन कन्वर्जन दे दिए, ये हो गया। फिर रीजनिंग में आज टास्क नहीं दिया। जीके में आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉलिटी का भी मान लो प्रीएम्बल या कोई भी टॉपिक मैंने दे दिया, उसकी लिंक दे दी,
ठीक है। नोट्स वगैरह मैं परमार एसएससी के जो भी होंगे, मतलब जिस तरीके से मुझे शेयर करने हैं, जो भी डाटा होगा मैं शेयर पीडीएफ वगैरह करूँगा। तो मान लो इस तरीके से मैंने टारगेट दे दिया। अब आपको प्लान करना है कि कल मैं इतने बजे से इतने बजे तक इंग्लिश पढ़ूंगा, पहले फिर मैथ पढ़ूंगा, फिर रीजनिंग पढ़ूंगा। इस तरीके से आपको सेट करना है। फिर उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट जो जो हो जाता है उस पर टिक करते जाना है। जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको रोंग करना है। ये कब करना है? रात को, जब पूरा दिन कंप्लीट हो जाए। क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न लिखना है कि मैं यहाँ बिजी हो गया था। इस तरीके से रिमार्क्स लिखने हैं। कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं हो गया फ़ोन में, या जो भी चीज़ें वो लिखना। फिर नेक्स्ट डे इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। धीरे धीरे इम्प्रूव करनी है, जो भी जहाँ भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, जब आप कम से कम 90% टारगेट फॉलो कर रहे हैं। आप अगर 80 से 90% भी मेरा टारगेट फॉलो कर रहे हैं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई पैरामीटर नहीं है ऐसा कि भाई, कि आप मुझे ये बता सकें कि हाँ भाई मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपना 100% दे रहा हूँ। अगर इतना कोई पैरामीटर होना तो मैं इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मेरे डेली टारगेट से आपकी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो मैं आपके पैसे भी वापस कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा कोई पैरामीटर है नहीं। है तो मुझे बताना। बाकी आपको दुख नहीं होगा कि भाई मैंने इस मेंटरशिप में एनरोल किया और मैंने कुछ सीखा नहीं। ठीक है। कम टाइम में कैसे स्कोर बूस्ट करना है मैं आपको इस टारगेट सीरीज़ में बताता हूँ। ठीक है। फाइनली मैं आपको बताता हूँ इसको ज्वाइन कैसे करना है। ये पेड टारगेट सीरीज़ है, और इसमें जो भी डेली टारगेट्स मिलेंगे ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिन्होंने 120 डेज टारगेट सीरीज कंप्लीट कर लिया। आपको पे करना होगा 499। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पर भेजना है 8860131140 पर। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको प्राइवेट ग्रुप की लिंक मिलेगी, डाउट ग्रुप की लिंक मिलेगी, आपको एक रोल नंबर भी मिलेगा। उस रोल नंबर को अपने जो टेलीग्राम है उस प्रोफाइल में एडिट करके नाम के पीछे लिखना है। ठीक है। जैसे मान के चलो आपका नाम राहुल है टेलीग्राम पर, तो अपनी प्रोफाइल में एडिट करना, राहुल के पीछे लिखना JPS 2003, या जो भी रोल नंबर मिलेगा सबका अलग अलग होगा। ठीक है। वो लिख लेना और मुझे रिक्वेस्ट भेज देना लिंक से, मैं आपको ऐड कर दूंगा। 24 घंटे के अंदर आप ऐड हो जाओगे। कोशिश करो आज जल्दी से जल्दी सभी जो सीरियस कैंडिडेट है वो ऐड हो जाएं। आज रात से ही टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे। 13 जुलाई से आपको पढ़ाई अपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है। 100 डेज़ का ये टारगेट रहेगा। इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट मतलब नहीं देनी। ये एग्ज़ाम तक रहेगा। मैं फिर दोबारा आपका रिवीजन कराऊंगा अगर एग्ज़ाम फ़ेब में होता है तो, क्योंकि जो भी 120 डेज़ टारगेट सीरीज़ में जुड़े हैं वो भी इस टारगेट सीरीज़ में जुड़ेंगे। उनको कोई पेमेंट नहीं करनी। अगर फिर दोबारा चलेगी तो भी नहीं करनी। ठीक है। वन टाइम पेमेंट करनी है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये रहेगा। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना, बाकी व्हाट्सअप कर सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो। और ये नंबर सिर्फ व्हाट्सअप पर ही अवेलेबल है। ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं टेलीग्राम पर व्हाट्स मतलब मैसेज करते हैं, कोई कॉल करता है तो वो चीज़ हो नहीं पाती, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो व्हाट्सअप पर ही मैसेज करना। ठीक है। चलो, बाकी आई होप मैंने सभी चीज़ें कवर कर दी यहाँ पे, और आपको समझ में आया भी होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। थैंक यू।